हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डसली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मज़ेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पेटूनिया आंटी तथा वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना बंद ही कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हैडविग रखने का फैसला किया। उसे ये नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत ही दिलचस्प थीं। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हैडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पेटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हैडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक कागज़ के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज़ पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डसली परिवार टेलीविज़न पर एक क्विज शो देख रहा था। वो थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि वो वहीं पर था। डडली चीखा और कमरे से भाग गया। और वर्नन अंकल ने हूँ करके बताया कि वे सुन रहे हैं। मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नन अंकल ने एक बार फिर हूँ की। आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? हाँ, हैरी ने मान लिया। इसका मतलब हाँ ही था। धन्यवाद। वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगर के स्कूल जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंक्चर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया। और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वो टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वर्नन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ये मेरे टिकट पर लिखा है। पागल हैं, वर्नन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस स्टेशन तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने के लिए कोशिश करते हुए कहा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वो कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मेलिंग टंग्स कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा नहीं सो पाया। वो बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि ये पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने ये देखा कि हैडविग का पिंजरा तो ठीक से बंद है। फिर वो कमरे में घूमते हुए डसली परिवार के उठने का इंतज़ार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डसली की कार में रख दिया गया।
पेटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारे प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज़्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डसली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था और जब हैरी उसे ये भी नहीं बता पाया कि ये देश के किस हिस्से में है तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, लेकिन गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहाँ से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वाले लोगों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था और उसे ज़रा भी मालूम नहीं था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचे। वो स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेबों में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर उसे क्या करना है, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट को ठोकना था। वो सोचने लगा क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में बने बैरियर को ठोके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। ये शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी। वो अपने 4 लड़कों से बातें कर रही थी, जिन सब के बाल अंगारों की तरह लाल थे और उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धक्का दे रहे थे और उनके पास भी एक उल्लू था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे लगा दी। वे लोग रुक गए, हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी सी लड़की ने सुरीली आवाज़ में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जिनी। अब चुप रहो, ठीक है? पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नज़रें जमा ली। वो सावधान था कहीं उसकी पलकें न झपके, क्योंकि वो चूकना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वो लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा सा झुंड आ गया और जब भीड़ हटी तो वो लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं हूँ, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं फ्रेड ही हूँ, लड़के ने कहा और वो चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से
उससे जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ही वे गायब हो गए। लेकिन ऐसा उसने किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वो लगभग वहाँ पहुँच गया और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ़ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जाए, महिला ने दयालुता से कहा, और हैरी ने सर हिला दिया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ। कहीं भी मत रुकना और ये सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम ये काम दौड़ लगा कर करो। अब जाओ, रात से पहले तुम अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। ये बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज़्यादा तेज़ चलने लगा। वो सीधे बैरियर से टकराने वाला था और अगर गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आता जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वो 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, लेकिन टक्कर नहीं हुई। वो दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहाँ पर बैरियर था वहाँ उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। वो आखिर वहाँ पहुँच ही गया था। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर से तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियाँ खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के ज़मीन पर घसीटने की आवाज़ों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी आपस में बातें कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की से लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक फिर से गुम गया। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आह भरते हुए सुना। कुछ लोग घुंघराले वालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डब्बा नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हैडविग को अंदर रखा और फिर अपनी संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदान के ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ गया। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज़, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार डिब्बे के एक कोने में सही सलामत पहुँच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा।
हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा, कहीं तुम वही है? पहले भाई ने कहा, है ना? उसने हैरी से पूछा। हैरी ने कहा, क्या? हैरी पॉटर। दोनों जुड़वा भाइयों ने एक साथ कोरस में बोला। अच्छा वो? हैरी ने कहा, हाँ, मेरा मतलब है मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज़ तैरती हुई अंदर आई, जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नज़र डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया, जहाँ वो आधा छुपा था। वहाँ से प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देखा जा सकता था और उनकी बातें सुनी जा सकती थीं। उनकी माँ ने अपना रूमाल बाहर निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे दबोच लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी। उसने धक्का देते हुए अपने को छुड़ाया। अरे क्या छोटे भाई रॉनी की नकू पे कुछ लगा है? जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुसाला पहन चुका था। हैरी ने देखा, उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था, जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रिफेक्टिस के लिए 2 डिब्बे रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रिफेक्टिस हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में हमें कुछ तो बताना चाहिए था। हमें तो ये पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। एक बार या फिर 2 बार। 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी कि प्रिफेक्टस ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वो प्रिफेक्ट है। उनकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहाँ पहुँचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वो चला गया। फिर वे जुड़वा बच्चों की तरफ पलटी। और तुम दोनों, इस साल ज़रा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट सीट उड़ा दी है या टॉयलेट उड़ा दिया है। पर मम्मी, हमने तो आज तक कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत अच्छा है। धन्यवाद मम्मी, ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्ना मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहाँ उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, ज़रा सोचो तो सही। अंदाज़ा लगाओ हमें ट्रेन में कौन मिला था? हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए न देख लें। आप जानती हैं वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वो कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूँ? मम्मी प्लीज़। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी, और वो बेचारा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने उसे कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहाँ पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसने इतनी नम्रता से पूछा कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचा जाए। ये सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उनकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उससे ये नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, ये पूछने की हिम्मत मत करना। जैसे उसे स्कूल के पहले ही दिन ये बात याद दिलाने की ज़रूरत है।
ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफ़ेद मत करो। एक सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा, और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गए। खिड़की के पास से घर धड़धड़ाते हुए गुजर रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बिल्लियों उछल रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वो कैसी होगी, लेकिन ये तो तय था कि वो उस जगह से तो बेहतर ही होगी जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था। डिब्बे का दरवाज़ा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सारे डिब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वाली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये रॉन है हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं, बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर गए। क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर? यानी कि उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन है? हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आया कि वो क्या कर रहा था और वो एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्तेदार का एक कज़िन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वो पीला लड़का बात कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे। पर सभी नहीं, मेरे अंकल आंटी और कज़िन बहुत बुरे हैं। खास मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा, और किसी कारण वो उदास नज़र आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं 6वां हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्टस बन गया है। और फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, लेकिन उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही काम कर चुके होंगे।
और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। परफेक्टिस बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। मेरा मतलब है कि मुझे उल्लू की बजाय स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, क्योंकि एक बार फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को ये समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे न होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे और उसने रॉन को ये बता दिया कि उसने ये भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। उसे कभी ढंग से बर्थडे गिफ्ट भी नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नज़र आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया था तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम लिया? रॉन ने कहा। उसकी आवाज़ बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ। हैरी बोला। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा और पहली बार वो बात कही जो उसे कुछ समय पहले से परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवार से आते हैं और वे जल्द ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 11:30 बजे करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज़ सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिम्पल था, उनके डिब्बे का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वो उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। एक महिला ने, जिसके गाल पर डिम्पल थे, उनके डिब्बे का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। वो उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डसली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। चूँकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वो जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। लेकिन उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्डी बाट की हर स्वाद की ट्रॉफियाँ, रूबल के बेहतरीन बबलगम, चॉकलेट के मेढक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिकोरस की छड़ियाँ और भी बहुत सी अजीब चीज़ें थीं जिन्हें हैरी ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज़ छूट ना जाए इस डर से हैरी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्के और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डिब्बे में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मोड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती हैं, मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है।
हम इसे आपस में बदल सकते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो। नहीं, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ये सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से जोड़ा। तुम जानते हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री उठा लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो कोई ऐसा था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज़ मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रॉन एक साथ वहाँ बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच तो मेढक नहीं है? क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी आश्चर्यजनक चीज़ के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, लेकिन ये देखना कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड हैं। मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी का कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफ़ेद थी। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डम्बलडोर। तो ये है डम्बलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं एक मेढक ले लूँ, शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड के दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोग की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमिल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और टेनिपन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि डम्बलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे तो चले गए। तुम उनसे ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो सारा दिन तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वो दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर से मॉर्गोना मिल गई। मेरे पास पहले से उसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेढकों की ढेर की तरफ मुड़ गईं, जो खोले जाने का इंतज़ार कर रही थीं। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। लेकिन तुम्हें पता है, मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फ़ोटो से कहीं नहीं जाते और वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज़ में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर कर देख रहा था। तभी उसने देखा डम्बलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फ़ोटो में दुबक कर लौट आए और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेढकों को खाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। जल्द ही उसके पास न सिर्फ डम्बलडोर और मॉर्गन थे, बल्कि हैंजिस्ट ऑफ वुडक्राफ्ट, अल्बेरिक ग्रिनियन, सर्सी पैरासेलस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नामक जादूगरनी से हटाई, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बाट की हर स्वाद की टॉफ़ियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना चाहिए, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की, तो मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद की टॉफ़ी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफ़ी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफ़ी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका कोना चबाया और देखा स्प्राउट।
हर स्वाद की टॉफ़ियाँ खाने में उनका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफ़ी, मछली के स्वाद की टॉफ़ियाँ मिली। उसने बहुत बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफ़ी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वो मिर्च के स्वाद की टॉफ़ी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियाँ और अंधेरी हरी पहाड़ियाँ दिख रही थी। किसी ने उनके डिब्बे का दरवाज़ा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, लेकिन क्या तुम लोगों ने कोई मेढक देखा है? जब उन्होंने अपना सर हिलाकर मना किया तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर घुमा दिया, वो हमेशा मुझसे दूर भागता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा। फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वो चला गया। मैं नहीं जानता वो इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता था घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। ये मर भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफ़ेद चीज़ बाहर निकल रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी डिब्बे का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला। जिस बच्चे का मेढक हो गया था वो एक बार फिर लौट आया, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वो हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेढक देखा है? नेवल का मेढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ रौबदार थी। बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेढक नहीं देखा, रॉन ने कहा। परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वो बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा ठीक है, उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स भूरा का भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि ये जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होना चाहिए। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने ये बातें इतनी तेज़ी से बोली थी कि हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थीं। मैं रॉन वीजली, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महानतम जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का रह गया था। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़द्वार में रहूं। ये सबसे अच्छा हाउस है। मैंने सुना है कि खुद डम्बलडोर भी इसी हाउस से थे। वैसे मेरा ख्याल है कि चीलघात भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं।
और नेविल का मेडल ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो, मुझे लगता है कि हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेढक गुम गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं ये चाहता हूं कि ये लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, ये मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूँ कि वो जानता था कि ये फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वे लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि चीलघात भी बुरा नहीं है, लेकिन ज़रा सोचो तो, कहीं उन्होंने मुझे नागशक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या यही वो हाउस था जिसमें वॉल, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। वो एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफ़ी परेशान दिखने लगा। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? हैरी सोच रहा था कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जादूगर क्या करते होंगे। चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीन गॉड के लिए कुछ काम कर रहा है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रीन गॉड का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलों को ये अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो ये इतनी बड़ी खबर है, उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रीन गॉड में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ भी नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है। ये खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था, हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता था। उसे लगा कि ये जादूगर की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज़्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, ज़रा ठहरो, ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने ये भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तभी डिब्बे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेढक होने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। ये वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मैल्किन के दुसालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छू मंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब उससे भी ज़्यादा दिलचस्पी से वो उसे देख रहा था। क्या ये सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस डिब्बे में है, तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काइयाँ किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हों। अरे, ये क्रैब है और ये गाय। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम है मैलफॉय, ड्रैको मैलफॉय। रॉन हल्के से खांसा जैसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रैको मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? क्यों? ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकते होते हैं और उससे भी अधिक बच्चे होते हैं जितनों को वो ढंग से पाल भी नहीं सकते। वो हैरी की तरफ मुड़ा।
तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है मैं खुद ही गलत और सही का फैसला कर सकता हूँ। धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रैको मैल्फॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे, क्यों? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो, हैरी ने कहा, और वो जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज़्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गाइल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारे यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वो गॉयल को छू भी पाता, गॉयल जोर से चीखा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गॉयल की उंगली के जोड़ में गहराई से धंसे हुए थे। क्रैब और मैल्फॉय पीछे हट गए। जब बिलबिलाते हुए गॉयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी की कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने यह भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है ये मर गया, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो एक बार फिर से सो गया। और वो सचमुच सो गया था। तुम मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो। हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में रॉन को बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज़ में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा तुम लोग जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से चली जाएं, ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही अजीब सी बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी होती जा रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुसाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुसाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज़ गूंजी, हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे।
अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयाँ अपनी जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाएं। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आ जाओ। फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? ज़रा संभल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आ जाओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक सकरे ढलवा रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहाँ पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ नेविल ने, जिसका मेढक बार बार घूमता रहता था। एक दो बार नाक से सूं शू की आवाज़ निकाली। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक ज़ोरदार उह की आवाज़ आई। सकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था, जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थीं। एक नाव में 4 से ज़्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नाव के एक बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती सी लग रही थी। सब खामोश थे, सर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वो उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नाव चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सर झुका लो। उन सभी ने अपने सर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गई, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी। और फिर वे ज़मीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुँचे, जहाँ चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नाव की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहाँ, कहीं ये तुम्हारा मेढक तो नहीं है? ट्रेवर, नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टानों में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चलकर वे बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए, और तुम, क्या तुम्हारा मेढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।